आज की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12 में संग्रहित गद्य खंड के अंतर्गत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के पाठ सारांश की चर्चा करेंगे। इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस बात से अवगत करा देना चाहता हूं कि वैश्विक बीमारी कोविड-19 के चलते आपके पाठ्यक्रम में 30% की कमी की गई है। 30% की कमी होने के बाद आपको गद्य खंड के अंतर्गत जिन पाठ का अध्ययन करना है वह है क्रमशः डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप। दूसरा चैप्टर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्वारा लिखित अशोक का फूल और तीसरा अध्याय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखित सिद्धांत और नीति के संपादित अंश। चौथा पाठ है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता। और पांचवा पाठ है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित तेजस्वी मन के संपादित अंश। इस प्रकार गद्य खंड के अंतर्गत हमें 5 पाठ का अध्ययन करना है। तो आइए सबसे पहले हम गद्य खंड के अंतर्गत पहले अध्याय राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध पर के पाठ के सारांश पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत निबंध जो है राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध संग्रह पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। इस निबंध में लेखक बताते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप जिन तत्वों से मिलकर बना है वे 3 तत्व होते हैं। पहला है पृथ्वी या भूमि, दूसरा है जन और तीसरा जो है तत्व है संस्कृति। इस प्रकार किसी भी राष्ट्र का जो निर्माण होता है उसके निर्माण में 3 जो प्रमुख तत्व आवश्यक हैं। उसमें है उस राष्ट्र का एक निश्चित भूभाग हो, उस निश्चित भूभाग पर निवास करने वाले लोग हों और जो उस निश्चित भूभाग में निवास करने वाले लोग हैं उनकी एक संस्कृति या सभ्यता हो। इस प्रकार इन तीनों के सम्मिलन से जो है राष्ट्र का निर्माण होता है। तो पाठ के सारांश पर चर्चा जो हम करेंगे वह 5 बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। पहला बिंदु होगा हमारा पृथ्वी को समृद्ध बनाने पर बल। दूसरा जो बिंदु होगा हमारा पृथ्वी हमारी धरती माता। और तीसरा जो होगा राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सजीव अंग मनुष्य। चौथा जो बिंदु होगा राष्ट्र की प्रगति समानता के भाव द्वारा ही संभव। अब 5वां बिंदु होगा संस्कृति मनुष्य के मस्तिष्क का प्रतीक। इस प्रकार जो है 5 बिंदुओं के अंतर्गत राष्ट्र का स्वरूप पाठ के सारांश पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु है पृथ्वी को समृद्ध बनाने पर बल। लेखक का मानना है कि भूमि का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया तथा इसका अस्तित्व अनंत काल से विद्यमान है। इसीलिए मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के प्रति सचेत रहे, इसके रूप को विकृत न होने दे तथा इसे समृद्ध बनाने की दिशा में सजग रहे। और मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है कि अपने मातृभूमि के प्रति वह सदैव जागरूक रहे। लेखक का कहना है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जो हमें भूमि का पार्थिव स्वरूप दिखाई दे रहा है उसके प्रति हम जितना अधिक जागरूक होंगे हमारी राष्ट्रीयता जो होगी उतनी ही बलवती होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जितना अपने मातृभूमि के प्रति समर्पित होगा उसमें राष्ट्रीय भावों का अंकुरण उतना ही अधिक होगा, क्योंकि हमारी समस्त जो विचारधाराओं की जननी वस्तुतः यह पृथ्वी ही है।
जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबद्ध नहीं होती है वह आधार विहीन होती है, उसका अस्तित्व थोड़े समय में नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने मातृभूमि से जुड़ा होना आवश्यक है। राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, राष्ट्रीयता की भावना उतनी ही अधिक विकसित होगी। इसीलिए प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा इसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का आवश्यक धर्म है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मातृभूमि के प्रति समर्पित रहे। दूसरा जो बिंदु है हमारा है पृथ्वी हमारी धरती माता। कहा गया है संस्कृत में कि माता भूम पुत्रो अहम पृथिव्या। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। कहा जाता है कि यह जो भूमि है यह हमारी माता है और इस पे जितने भी रहने वाले लोग हैं, जितने भी रहने वाले जन हैं, उनके क्या हैं? पुत्र हैं। तो इस प्रकार लेखक का कहना है कि यह पृथ्वी वास्तव में हमारे लिए माँ है, क्योंकि इसके द्वारा दिए गए अन्न जल से ही हमारा भरण पोषण होता है। इसी से हमारा जीवन अर्थात अस्तित्व बना हुआ है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, उनसे हमारा आर्थिक विकास संभव है और आगे भी होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने मातृभूमि से लगाव होना चाहिए। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो भी सामग्री भरी हुई है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर और रत्नों की राशियां हैं, उन सब का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। अतः हमें इन सब के प्रति आत्मीय चेतना रखने की आवश्यकता है। इससे हमारी राष्ट्रीयता की भावना को विकसित होने में सहायता मिलेगी। जिस समय किसी भी जन का हृदय भूमि के साथ माता पुत्र के संबंध को पहचानता हुआ, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है कि नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो माते पृथिव्ये। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। तो निश्चित रूप से जब हम अपने मातृभूमि के प्रति श्रद्धा की भावना रखेंगे तो निश्चित रूप से जो है हमारा उस भूमि के प्रति लगाव अधिक होगा। अब जो तीसरा हमारा बिंदु है, राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सजीव अंग मनुष्य होता है, इस पर हमारी चर्चा होगी। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हमें जो चर्चा करनी है वह है राष्ट्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सजीव अंग मनुष्य है, इस पर हमारी चर्चा होगी। लेखक का मानना है कि पृथ्वी अर्थात भूमि तब तक हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है जब तक कि इस भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य को साथ में जोड़कर न देखा जाए। जो भूमि जन विहीन होगी उसे राष्ट्र नहीं माना जा सकता। अर्थात लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी राष्ट्र का एक निश्चित जो भूभाग होता है, जब तक उस पर रहने वाले लोग अर्थात उस पर रहने वाला मनुष्य नहीं होगा, उस पर बसने वाले जन नहीं होंगे, तब तक जो है उसे राष्ट्र नहीं माना जा सकता। राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण पृथ्वी और जन से तात्पर्य मनुष्य से है, उस पर जो जीवधारी निवास करते हैं उनसे है। दोनों की विद्यमानता से की स्थिति से ही संभव है। अर्थात जब एक राष्ट्र का निश्चित भूभाग होगा और उस भूभाग पर रहने वाले प्राणी होंगे,
तो दोनों से ही हम राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। इस भावना के साथ तथा माता पुत्र के संबंध की मर्यादा को स्वीकार करके प्रत्येक देशवासी अपने राष्ट्र एवं देश के लिए कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग हो सकता है। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि जिस दिन हमारा आत्मीय संबंध इस पृथ्वी से हो जाएगा, इस भूमि से हो जाएगा, जिस प्रकार एक पुत्र का अपने माता से लगाव होता है, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता के प्रति श्रद्धा की भावना रखता है, वैसी ही भावना जिस दिन हमारी अपने इस मातृभूमि के प्रति हो जाएगी, तो निश्चित रूप से इस राष्ट्र का, इस देश का विकास होगा। पृथ्वी पर रहने वाले जनों का विस्तार व्यापक है और इनकी विशेषताएं भी विविध हैं। कह रहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका विस्तार बहुत बड़ा है और इनकी विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हैं, यानी कि अनेकता में एकता को दर्शाता है। वस्तुतः जन का महत्व सर्वाधिक है। जन के बिना राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। अर्थात जब किसी राष्ट्र का एक निश्चित भूभाग होगा और जब तक उस पर रहने वाले लोग नहीं होंगे तब तक हम राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला जो पॉइंट होगा वह राष्ट्र की प्रगति में समानता के भाव के द्वारा ही संभव है। इस पर हम चर्चा करेंगे। जो राष्ट्र की प्रगति समानता के भाव द्वारा ही संभव है, इस पर हमारी चर्चा होगी। लेखक यहाँ पर अपने विचार को प्रस्तुत करते हुए कहता है कि प्रत्येक माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से प्रेम करती है। कह रहा है कि एक माता है, उसके 4 पुत्र हों या 5 पुत्र हों या 2 पुत्र हों, सबको समान भाव से देखती है। कभी भी वह एक पुत्र को अधिक नहीं मानती है और दूसरे को कम नहीं, क्योंकि माता का जो प्रेम होता है पुत्र के प्रति बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी भी उस पर रहने वाले सभी मनुष्यों को समान भाव से चाहती है। अर्थात इस पृथ्वी पर जितने भी लोग निवास कर रहे हैं, जिस प्रकार माता जो है अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है, उसी प्रकार यह पृथ्वी भी इस पर रहने वाले जन को, इस पर रहने वाले प्राणी को समान भाव से देखती है। उसके लिए सभी मनुष्य समान हैं। इसलिए धरती माता अपने सभी पुत्रों को समान रूप से समस्त सुविधाएं प्रदान करती है। लेखक कह रहा है कि यह जो भूमि है, यह धरती है, इस पर जितने भी लोग हैं उन रहने वाले लोगों को यह पृथ्वी जो है सबको समान रूप से सुविधाएं प्रदान करती है। धरती पर रहने वाले मनुष्य भले ही अनेक जातियों, धर्मों, समुदायों से संबंध रखते हों, किंतु फिर भी ये सभी मातृभूमि के पुत्र हैं। मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि जो यह पृथ्वी है, इस पर जितने भी लोग हैं, अनेक धर्म के हैं, अनेक संप्रदाय के हैं, अनेक जातियों के लोग हैं, बटा होने के कारण भी, बटा होने पर भी वास्तव रूप में ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनका जो मातृभूमि से जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव नहीं है।
धरती पर सब जातियों के लिए एक समान क्षेत्र है, इसीलिए सभी मनुष्य को देश की प्रगति और उन्नत करने का एक समान अधिकार है। यानी कि इस राष्ट्र में जितने भी लोग निवास करते हैं, सबको इस देश के विकास करने का अवसर उतना ही प्रदान किया जाता है जितना कि दूसरे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। किसी एक जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र की प्रगति नहीं कर सकता। कह रहे हैं कि यदि हम एक व्यक्ति को, एक समुदाय को छोड़कर यदि राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं तो कभी भी उस राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। इसलिए राष्ट्र के विकास के लिए यह परम आवश्यक है कि राष्ट्र में जितने भी निवास करने वाले लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं, विभिन्न समुदाय के लोग हैं, यदि हम उनको एक साथ लेकर इस राष्ट्र का विकास नहीं करेंगे तब तक राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। अतः सभी को एक समान रूप से प्रगति उन्नति करने का अवसर मिलना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। राष्ट्र में जितने भी लोग हैं उनको विकास करने के लिए, अपना विकास करने के लिए, अपनी उन्नत करने के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। और यह बात भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत उल्लिखित है कि जितने भी मनुष्य हैं उनको समान अधिकार मिलना चाहिए, जिससे वह अपनी उन्नति, अपनी प्रगति कर सकें। समस्त देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर और संकुचित दायरे से निकलकर उदार और व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। जब तक वह उदार और व्यापक दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे, अपने निजी स्वार्थों का त्याग नहीं करेंगे, अपने संकुचित दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक इस राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। जिस दिन हम अपने निजी स्वार्थों को त्याग देंगे, हमारा जो भाव है वह संकुचित दायरे से निकलकर विस्तृत फलक पर होगा, तो निश्चित रूप से हम अपने देश का, अपने राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। इस प्रकार समानता के भाव द्वारा ही राष्ट्र की प्रगति संभव है। लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी लोग हैं इनको समान अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, इन्हें समानता की दृष्टि से हम नहीं देखेंगे, तब तक हमारे राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, संस्कृति मनुष्य के मस्तिष्क का प्रतीक, इस पर हमारी चर्चा होगी। अगला हमारा पॉइंट है संस्कृति मनुष्य के मस्तिष्क का प्रतीक। लेखक का मानना है कि यह संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है और संस्कृति के विकास एवं अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र का जो तीसरा अंग है वह उस पर निवास करने वाले लोगों की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना नहीं की जा सकती। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क होता है, यानी कि जो यहाँ पर रहने वाले लोगों की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वह मनुष्य के मस्तिष्क का प्रतीक है। राष्ट्र के समग्र भूमि रूप में भूमि और जन के साथ संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर भूमि और जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। किसी भी राष्ट्र के लिए संस्कृति उसकी जीवन धारा है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ संस्कृति का विकास करती है। प्रत्येक जो जाति है, जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं, उनकी अलग अलग सभ्यता होती है, अलग अलग संस्कृति होती है। वह अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुसार अपना विकास करते हैं। जब उन लोगों का विकास होगा तो उनके सम्मिलित रूप से जो है राष्ट्र का विकास होगा। इस प्रकार प्रत्येक जन को
अपनी भावना के अनुसार अलग अलग संस्कृतियों को राष्ट्र के रूप में विकसित करता है। अनेक संस्कृतियों के एक साथ रहने के बावजूद सभी संस्कृतियों का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय की भावना है। जब तक पारस्परिक सहिष्णुता नहीं होगी, जब तक हमारे में अंदर समन्वय की भावना नहीं होगी, तब तक हम न अपने संस्कृति का विकास कर सकते हैं, न अपने सभ्यता का विकास कर सकते हैं। यदि हमारी संस्कृति और सभ्यता का विकास नहीं होगा तो हमारे राष्ट्र का विकास निश्चित रूप से बाधित होगा। यही हमारे बीच पारस्परिक प्रेम एवं भाईचारा का स्रोत है और इसी से राष्ट्रीयता की भावना को बल मिलता है। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि ये जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, इसी के द्वारा हमारे अंदर प्रेम और भाईचारे का उत्स निकलता है और इसी से राष्ट्रीयता की भावना को बल मिलता है। लेखक का मानना है कि सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। कहा कि जो व्यक्ति सहृदय होता है वह बिना किसी वैमनस्य भावना के दूसरे की संस्कृति को, दूसरे की सभ्यता को स्वीकार करता है। अगर हम बातें करते हैं कि गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, जब हम देखते हैं कि गांव में जो निवास करने वाले लोग हैं उनकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जब हम विचार करते हैं तो उनके लोकगीतों में, उनकी लोक कथाओं में निश्चित रूप से संस्कृति का अमित भंडार भरा होता है, जहां से हम भरपूर आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही जो है राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। कह रहा है कि हम राष्ट्र का जब विकास करना चाहते हैं तो हमारे पूर्वजों ने जिस संस्कृति को, जिस सभ्यता को जन्म दिया, उस सभ्यता और संस्कृति को बिना किसी भेदभाव को हम यदि उसे आत्मसात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का जो है विकास होगा। जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ रखना चाहता है वरन अपने वरदान की पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। कह रहा है कि सदैव जो है आने वाले भविष्य का हमें स्वागत करना चाहिए, आने वाली चुनौतियों का स्वागत करना चाहिए और हमें जो है अपने अतीत से सीख लेनी चाहिए कि उन चुनौतियों का हम सामना किस प्रकार करें। जिस दिन यह भावना हमारे अंदर जागृत हो जाएगी, निश्चित रूप से हम अपने राष्ट्र का, अपने देश का विकास कर सकते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें यह मालूम हुआ कि एक राष्ट्र का विकास जो होता है, एक राष्ट्र की उत्पत्ति के लिए 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला, भूमि। एक राष्ट्र होगा तो उसका एक निर्धारित भूमि होगा, एक निर्धारित परिक्षेत्र होगा और उस निर्धारित परिक्षेत्र में निवास करने वाले लोग होने चाहिए और उन लोगों की एक संस्कृति और सभ्यता होनी चाहिए। इन तीनों को अगर हम सम्मिलित रूप में मिला दें तभी जो है राष्ट्र का निर्माण संभव है। एक के बिना दूसरे की कल्पना करना असंभव है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र में निवास करने वाले मनुष्यों के प्रति और उनके संस्कृति के प्रति उदार भावना रखें। तभी हम अपने राष्ट्र का
अपने देश का विकास कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। इसका जो PDF है आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे अध्ययन कर सकते हैं। अब पुनः जो हम आगे मिलेंगे आपसे, तो वासुदेव शरण अग्रवाल का जो निबंध है राष्ट्र का स्वरूप, जो कि पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। इसमें जो परीक्षा में आपके जो प्रश्न आते हैं किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार उसे हम परीक्षा में लिखेंगे, इस पर चर्चा अगले वीडियो में, अगली क्लास में हमारी होगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।